हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस। माय नेम इज पारका मिर्जा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ विद द सब्जेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर हम मैनेजमेंट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज जनरल मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हार्डली पीएफआरडी का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही नज़दीक है, क्लोज है। तो आप सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। प्रेस द बेल आइकन, जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारे कोर्सेज को अभी तक रिव्यू नहीं किया है गाइस, तो प्लीज गो अहेड एंड रिव्यू आवर कोर्सेज, जहां पे आपको हमारे हर सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। एमसीक्यू सेशंस हमारी चली रही हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी, ओके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, ओके, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, these are business plans that identify and target internal goals but provide only general guidance on how those plans can be attained. The plan that is being discussed above are A. Operational plans, B. Project plans, C. Strategic plans, D. Objective, या फिर E. None of the above. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दीज आर बिजनेस प्लान्स, ठीक है, दैट आइडेंटिफाई एंड टारगेट्स द इंटरनल गोल्स बट प्रोवाइड जनरल गाइडेंस ऑन हाउ दोज प्लान्स कैन बी अटेन्ड। यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा प्लान हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर देना है। कौन सी हम कह सकते हैं इंटरनल गोल्स को अचीव करने के लिए हम कौन सी प्लान का यूज करते हैं। यस, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान्स। स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर दोज प्लान्स कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए इस प्लान को हम यूज करते हैं। अगर हम ऑपरेशनल प्लान्स की बात करते हैं तो ऑपरेशनल प्लान्स जो डे टू डे लाइफ में हम इस प्लान को इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। आज का कोई काम है तो आज के लिए हमें कैसा प्लानिंग करनी है। मान लो अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे कोई इंस्टीट्यूशन में अपना एक लेक्चर प्रोवाइड करना है, उस इंस्टीट्यूशन के बाद मुझे दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहां पे लेक्चर प्रोवाइड करना है, तो मैं कैसे प्लान करूंगी, कैसे लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। तो डे टू डे जो टाइम जो हम प्लान्स करते हैं दैट इज ऑपरेशनल प्लान्स। देन कम्स प्रोजेक्ट प्लान्स। प्रोजेक्ट प्लान्स मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग की जाती है। दैट इज प्रोजेक्ट ए हो गया या प्रोजेक्ट बी हो गया, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लानिंग हम करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर दोज प्लान्स मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से प्लान्स करते हैं। इंटरनल गोल्स हमारे पहले ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, दैट आर स्ट्रैटेजिक प्लान्स। एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी प्लानिंग करते हैं, दैट इज strategic plans. And when we talk about objective क्या है, it is the shadow of strategic plan, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के नीचे क्या चलती है, स्ट्रैटेजी। जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने कुछ प्लान्स बनाते हैं दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान्स। स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान्स की बात हो रही है। द इंटरनल गोल्स, द टारगेट इंटरनल गोल्स दैट प्रोवाइड ओनली जनरल गाइडलाइंस ऑन हाउ दोज प्लान्स कैन बी अटेन्ड, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Mooney and Reilly set out a number of common principles which relate to all types of organization. मतलब Mooney and Reilly के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल्स दिया था। फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, द स्केलर प्रिंसिपल्स, द फंक्शनल प्रिंसिपल, या फिर फोर्थ द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Choose the correct option given below. Only 1 and 2, B 1 2 and 3, C 1 2 4, D 1 2 3 4, या फिर E none of the above. अब आपने ये सोचना है गाइस कि
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप सोचो, वेदर इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, वो चीज रहेगी तभी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सकता है, वो एक्सपैंड कर सकता है, वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। तो मूनी एंड रीले ने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे? अगर आपने मूनी एंड रिले के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप इस ऑप्शन को देखोगे तो आप ऑप्शन में खुद आपको समझ में आएगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है, एक कंबाइन एफर्ट जरूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। Second is the scalar principles. When we talk about the scalar principles, बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है हायरार्की की, कि जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हैं, मतलब अपने काम को शेयर कर सकते हैं, दैट इज द स्केलर प्रिंसिपल, है ना। एंड थर्ड, ये भी आती है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो द स्केलर प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि लोगों से काम आप कैसे करवा सकते हो, अपने काम को आप कैसे शेयर कर सकते हो, है ना। देन कम्स द फंक्शनल प्रिंसिपल। यस, द फंक्शनल प्रिंसिपल ऑल्सो प्लेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप काम को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्पेशलाइजेशन। जो बंदा जिस चीज पे स्पेशलाइज्ड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, आप उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देते हो ताकि वो काम अच्छे से कर पाए, कम टाइम में ज्यादा काम कर पाए, स्पीडली कर पाए, ताकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके एंड कंपनी प्रॉफिटेबल हो। ये तीनों तो आता ही आता है, बट बच्चे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट इज सब्रोगेशन? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या हो जाता है? बेसिकली इट रिलेट्स टू इंश्योरेंस सेक्टर, इट रिलेट्स टू इंश्योरेंस। यहां मैंने सिर्फ प्रिंसिपल दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, दैट इज, बहुत सारे ऐसे बच्चों ने आंसर दिया, दैट इज 1 2 3 एंड 4, दैट इज डी। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन नहीं आएगा। बेसिकली अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया है, मान लो वो सामान, वो जो चीज है वो जल जाती है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी और बोलेगी आपका काम खत्म। अब जो चीज जली है, या तो वो मैं उसे सेकंड हैंड में बेचूं, जो कंपनी है वो बोलेगी या तो मैं उसे सेकंड हैंड में बेचूं या स्क्रैप में बेचूं, या बिकेगा या नहीं बिकेगा, अब वो सामान इंश्योरेंस कंपनी का है या मेरा है, आप जाओ, आपको आपका पैसा मिल गया। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने डाल दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 1 2 एंड 3। आपने ये याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रिंसिपल एंड फंक्शनल प्रिंसिपल, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी ही होता है फॉर श्योर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज बी। ओके, Mooney and Riley, the principle of coordination, the need for people to act together, एक combine effort चाहिए पब्लिक का, that is manager हो या employees हो, दोनों को एक दूसरे के demands follow करने हैं, या superior हो या subordinate है, साथ में मिलजुल के एक साथ काम करना है discipline के साथ। Scalar principles, the hierarchy of organization, the grading of duties and the process of delegation। superiors अपने subordinates के साथ अपने powers को share कर सकता है, काम करवा सकता है, that is the scalar principle। and the functional principle, that is specialization and the distinction between different kinds of duties, according to his or her specialization आप उस बंदे को उस डिपार्टमेंट में फिट कर दो ताकि वो काम अच्छे से अच्छा करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज मैनेजमेंट बाय डैश। Group efforts are directed towards the achievement of some predetermined goals. Management is concerned with establishment and accomplishment of these objectives. So, what are the options? Efficiency या objectives, exception, operation या फिर E, none of the above. Effective management is always management by, effective management क्या हो जाता है guys? हमें पता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट, हियर इट इज टॉकिंग अबाउट इट्स अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इफिशिएंसी नहीं, एक्सेप्शन नहीं, ऑपरेशन नहीं, या फिर नन ऑफ द अबव।
जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं ना, तो हमको एक ऑब्जेक्टिव्स, हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है, या हमें अपना गोल दे दिया जाता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है. दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सा टेक्निक अपनाना है, आप क्या करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, ये आपके ऊपर है. तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चल रही है या सिस्टमैटिक वे में चल रही है, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो आप इजिली ग्रो कर सकते हो, स्पैन कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो. दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए टू अचीव दिस his or her goals. ठीक है. Effective management is always management of objectives. Group efforts are directed towards achievements. जब तक ग्रुप एफर्ट्स नहीं होगा तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते. एक सिंगल एम्प्लॉय या सुपीरियर या सबऑर्डिनेट, अकेला इंडिविजुअल बंदा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता जब तक वहां पे ग्रुप एफर्ट्स ना हो. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, 3 स्टेटमेंट. दैट इज सिस्टम ऑफ रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स एंड प्रिस्क्राइब्ड आर प्रिस्क्राइब्ड टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. Impersonal relationship is maintained between the managers and employees. Only competence people are hiring for jobs based on their competence and technical qualification. The above details relates to which approach of management? Scientific management, neo-human relation approach, contingency approach, या फिर E, none of the above. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सिस्टम ऑफ रिटन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एक रिटन फॉर्मेट में है, एक रिटन स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया गया है. ठीक है. देन इम्पर्सनल रिलेशनशिप बनाई गई है बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज, जहां पे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे के डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे. देन ओनली कॉम्पिटेंस पीपल आर, ओनली कॉम्पिटेंस जिसके अंदर वो क्वालिटी है, वो कंपिटेंस है, वो फुल स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, स्पेशलाइज्ड है, उसी को चुना जाता है इस जॉब के लिए. सो वो कौन सा अप्रोच है? वेदर इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, या फिर ई, नन ऑफ द अबव. ओके, चलिए लेट्स सी. व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? आप काम किसी से करवा सकते हो बट तरीके से. गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. बट यहां पे क्या कह रहा है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको रिटन फॉर्मेट में रूल्स रेगुलेशंस आपके दिए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, विच फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट तो नहीं होगा ये साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब काम करवाता है किसी से. व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, यहाँ पे ह्यूमंस डिफाइन किया गया है, तो ये दोनों चीज भी नहीं आएगी इसमें. इम्पर्सनल रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए कौन सा काम किया जा रहा है? एंड कंटिजेंसी अप्रोच. व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिजेंसी अप्रोच गाइज, यहाँ पे बात की जा रही है कि समय के साथ चेंजेस लाना बहुत ही जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, हमें चेंजेस लाने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में. तो क्या यहाँ पे ऐसी चीजों की बात हो रही है? नहीं हो रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ई, नन ऑफ द अबव. यहाँ पे बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी की. ब्यूरोक्रेसी मीन्स कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हो या फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. एक रिटन रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स दिया गया है टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट
कोऑर्डिनेशन, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है एंड ओनली हायरिंग दोज पर्सन्स हु आर on basically choose किया जा रहा है on their competence and technical qualification. The only competence people are hiring for jobs based on their competence and technical qualification. So bureaucracy is the main important approach and this is given by basically Max Weber. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट किसने दिया था? दैट इज मैक्स वीबर, जो डील करता है या फिर जो वर्क करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? E, none of the above. Bureaucracy is the name of an organization used by organization design professionals, described a set of characteristics or attributes who deal with or who work with the organization. ठीक है, मैक्स वीबर ने 1930 में इस ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट के अप्रोच को डिफाइन किया था। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, Dash is the continuous process of making present entrepreneurial decisions systematically and with best possible knowledge of their futurity. Organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions are measuring the result of these decisions against the expectations through organized and systematic feedback. The function of management discussed here is dash, whether it is planning, controlling, organizing, staffing या management. यहाँ पे किस चीज की बात कर रही है? डैश इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ आप कीवर्ड्स को जरूर देखना, ठीक है, कोर वर्ड्स जो हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरल डिसीजन सिस्टमैटिकली विद बेस्ट पॉसिबल नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरिटी, organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions and measuring the result of these decisions against the expectations through organized and systematic feedback. यहाँ पे continuous process की बात हो रही है, यहाँ पे decisions की बात हो रही है about the future, यहाँ पे organizing की भी बात हो रही है, तो staffing तो यहाँ पे नहीं होगा। Controlling, okay, yes, the correct option is planning. प्लानिंग, यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मैनेजमेंट भी आंसर दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि हर जगह एप्लीकेबल है ना, आप यही सोच रहे होगे। बट यहाँ पे क्या बोला गया है? पॉसिबल नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरिटी। हमें अभी से प्लान करना है फॉर आवर फ्यूचर टू अचीव आवर गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अभी मुझे डॉक्टर बनना है तो अभी से ही मुझे तैयारी करना पड़ेगा ना फ्यूचर के लिए, मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। तो जैसे मैं क्लास 12 करूंगी, फिर नीट का एग्जाम दूंगी, फिर एमबीबीएस का एग्जाम दूंगी, उसके बाद जाके मैं डॉक्टर बनूंगी फ्यूचर के लिए। तो इट्स प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरल डिसीजंस। ओके ओके, देन नेक्स्ट, the term management by objectives was first outlined by, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया था पहली बार? पीटर ड्रुकर, क्लेटन एडल्फर, जॉन स्ट्रेकी एडम्स, हेनरी फ्योल या फिर नन ऑफ द अबव। ये एक इजी क्वेश्चन है गाइस, तो आपको इसका आंसर इजीली आना चाहिए। द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज फर्स्ट आउटलाइंड बाय, यस इट्स ए, पीटर ड्रुकर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करो, उसके बाद उसके लिए काम करो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज पीटर ड्रुकर, ठीक है। पीटर ड्रुकर introduced the term known as management by objectives. He hailed as the father of modern management, formulated the theory that is still used today. अभी तक वो theory जो उन्होंने बनाया था, अभी तक हम उसे यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which technique of Taylor separates planning and executive function? यहाँ पे आ गया है टेलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हम ऑथर कह सकते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। उनकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उनके जो टेक्निक्स थे वो हमने देखे। तो विच टेक्निक ऑफ टेलर सेपरेट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन? मैंने अपने क्लासेस में कराया है। वेदर ए फंक्शनल फोरमैनशिप, फटीग वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर ग्रेडिंग। ऐसा कौन सा टेक्निक उन्होंने दिया था जहां पे उन्होंने डिफाइन किया है, डिस्टिंग्विश किया है कि एक इंसान प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों चीज नहीं कर सकता है। तो उन्होंने प्लानिंग को अलग एंड एग्जीक्यूशन को अलग डिवाइड कर दिया है। तो वो कौन सा फंक्शन है?
विच टेक्निक ऑफ टेलर सेपरेट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। चलो ग्रेडिंग तो नहीं है, चलो ये देख के ही पता चल जा रहा है कि ग्रेडिंग इज नॉट द ऑप्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन, मतलब कोई भी काम आप इतना लंबा कर रहे हो, ठीक है, ये आपका काम है, आप इतना प्रोसेस लगा रहे हो, इतने इतने मोशंस आप कर रहे हो एक काम को करने के लिए, अगर ये काम आपका इतने में ही अच्छे से हो सकता है, इतने में ही अच्छे से हो सकता है काम, बट आप ये काम इतने टाइम तक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप इसमें अननेसेसरी चीजें भी इन्वॉल्व कर रहे हो। तो क्यों ना हम अपने अननेसेसरी चीजों को खत्म कर दे, जो नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल ही उसका कोई तुक नहीं है, उसको हम हटा दें, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुटेबल जो नेसेसरी चीजें हैं उसको ही करें। दैट इज सिंप्लीफिकेशन। इतने में ही जब हमारा काम हो रहा है तो हम इतने मोशंस क्यों करें? दैट इज सिंप्लीफिकेशन। अननेसेसरी चीजों को हटाओ, जो नेसेसरी है उसको रखो। स्टैंडर्डाइजेशन, हमने अपना स्टैंडर्ड पहले ही सेट कर लिया, हमने एक बार अपना सेट कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बार हम उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा कम टाइम लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, वेस्टेजेस कम होगी, स्पीड हमारा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कम होगा। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहले ही एक ऐसा प्रोडक्ट सेट कर लो, एक बार सेट कर लो, एंड बाद में उसी के अकॉर्डिंग सेम प्रोडक्शन करो ताकि आप इजिली कर सकते हो। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। फटीग वर्क, बेसिकली एक काम को करने के लिए आपको बीच में कितने ब्रेक की जरूरत है, दैट इज फटीग वर्क। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम मैराथन करते हैं तो मैराथन के टाइम पे क्या होता है हमारा कि हम 2 घंटे से बोलते ही जाते तो हम बहुत थक जाते हैं। तो आपको समझ में आता होगा कि जब टीचर थक जाती है तो उनका आवाज जो है वो स्लो हो जाता है, वो उनकी एनर्जी लेवल वो कम हो जाती है, तो बीच में एक ब्रेक चाहिए। तो हर एक काम को करने के लिए बीच में कितनी ब्रेकिंग्स की जरूरत है, दैट इज fatigue work. And one most important thing, that is one, functional foremanship. The correct option is functional foremanship. Yes, functional foremanship में टेलर जी ने इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर दिया है कि एक बंदा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों चीज नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग को एंड एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर दिया है। एंड अब इसके भी अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एंड एग्जीक्यूशन के भी अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एंड ये जो दोनों टीम्स हैं वो किसके ऊपर नजर रखते हैं? दी वर्कर्स। जो वर्कर्स है उसके ऊपर ये दोनों टीम का नजर होता है। दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर जी ने यहाँ पे अपने एक टेक्निक में, फंक्शनल फोरमैनशिप में, उन्होंने प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को अलग कर दिया है। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।